नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी का जो कोर्स चल रहा है, जिसको हम मुख्य रूप से एएसडीएम कहते हैं, एनवायरमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बातें करने वाले हैं। ठीक है, उसमें क्या करने वाले हैं, तो क्योंकि पहला जो आपका सेशन था जिसमें हमने पहली क्लास ली थी, वो मुख्य रूप से एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें हमने देखी थी। ठीक है, एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें भाई, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इसके साथ में ही हमने देखा था कि एनवायरमेंट जो साइंस है, ठीक है, एनवायरमेंट साइंस की हमने बातें की थी, इसका इंपॉर्टेंस देखा था। ठीक है, और इसमें स्कोप की हमने बातें की थी, जो कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको, ठीक है, एवरी जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस, क्या स्कोप है। ठीक है, तो वो चीज भी यहाँ भी आपको देखने को मिलती है। आगे हम बात करें तो ये पहली क्लास थी, और इसी में हम आगे जो है, क्योंकि एनवायरमेंट की बातें चल रही थी, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें जैसे कि सेगमेंट ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, सेगमेंट सेगमेंट ऑफ एनवायरमेंट मीन्स ए पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, नॉर्मली बोल सकते हैं कि पार्ट ऑफ एनवायरमेंट कौन कौन से हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंट के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उस चीज की भी हम बात कर सकते हैं। तो यदि हम पार्ट बोले, सेगमेंट बोले, एक ही बात है, लेकिन इसमें आएगा क्या क्या, यदि उस चीज की हम बात करें कि क्या क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक तो एटमॉस्फेयर की बात करनी है, it is related to atmosphere and it is related to hydrosphere, also related to lithosphere. ठीक है, also a part of environment, lithosphere and hydrosphere, and a new thing that is a biosphere. ठीक है, a new thing that is a biosphere. What is biosphere? तो बायोस्फीयर इज ए कलेक्टिव टर्म दैट इज atmosphere, hydrosphere and lithosphere combinedly known as living thing, known as living thing. It is biosphere. अभी देखेंगे हम इसको, और इस चीज को और अच्छे से समझेंगे कि बायोस्फीयर और कुछ नहीं, हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और जो आपका ये है एटमॉस्फेयर, इन तीनों से ही रिलेटेड चीज है, लेकिन उसमें जीवन होना चाहिए, उसमें लिविंग थिंग होनी चाहिए, तब उसको मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, बायोस्फीयर बोल देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, मान लो ये आपके अर्थ है, और अर्थ के ऊपर आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ही वाटर है, इसका मतलब हाइड्रोस्फीयर भी है। अब इसमें कोई लिविंग थिंग है, ठीक है, इसमें क्या जुड़ जाती है, कोई लिविंग थिंग जुड़ जाती है, तो उस चीज को, अब इस एरिया को हम बायोस्फीयर भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, बायोस्फीयर भी बोल सकते हैं। इस चीज को हम समझेंगे, आगे समझेंगे अभी। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में हम बात करेंगे कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। क्या बात करेंगे, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज। ठीक है, जनरली हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज। यहां पर मैं अलग से हेडिंग डाल के आपको बताता हूं एटमॉस्फेयर है क्या। एटमॉस्फेयर, it is a combination of gases also known as आपको यहाँ पर एक तो नाइट्रोजन गैस देखने को मिलती है। ठीक है, और नाइट्रोजन के लिए हम ये कहते हैं इट इज 78% ऑफ ऑल ओवर गैसेज। ठीक है, सभी गैसों का कितना परसेंट होता है, लगभग 78% किसमें, एनवायरमेंट में नाइट्रोजन के रूप में होता है। ठीक है, दूसरा हम ये कहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट गैस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म।
ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन, इट्स परसेंटेज इज 21, इट्स परसेंटेज इज 21 और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैस फॉर लिविंग्स, ठीक है, लिविंग थिंग्स। इसके अलावा हम ये कहते हैं CO2 is also important gas for plants because in process of photosynthesis it is a raw material for photosynthesis, ठीक है, it is a raw material for फोटोसिंथेसिस। तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हम कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में जो CO2 गैस होती है और जल होता है वो क्लोरोफिल एंड जो आपका ये होता है क्लोरोफिल एंड लाइट, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं और C6H12O6 जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि CO2 गैस आगे चल के कार्बोहाइड्रेट बनाती है, वो कार्बोहाइड्रेट लिविंग्स यूज करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट गैस के रूप में होती है। सर नाइट्रोजन कैसे इंपॉर्टेंट है? तो नाइट्रोजन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट गैस है बिकॉज इट इज ए स्ट्रक्चरल पार्ट, ठीक है, इट इज ए स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आल्सो प्लांट्स एंड आल्सो एनिमल्स, दोनों में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक स्ट्रक्चरल पार्ट के रूप में, क्योंकि प्रोटीन किसकी बनी हुई होती है, नाइट्रोजन की। तो जहां पर प्रोटीन होती है वहां पर आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है। इसका मतलब नाइट्रोजन आगे चल के आपके जो है बॉडी फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। ये आपका एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में ये सारी चीजें होने के अतिरिक्त कुछ लेयर्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्पेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, उनकी भी हम बात करेंगे। स्पेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, स्पेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। स्पेयर्स it means it is a earth and atmosphere is like this, atmosphere is, first layer is troposphere, ठीक है। सेकेंड लेयर इज स्ट्रेप्टोस्फीयर, थर्ड लेयर इज मीजोस्फीयर, ठीक है। इसके ऊपर एक और लेयर पाई जाती है या दो लेयर और होती है जिनको हम कह सकते हैं, एक तो आपके आइनोस्फीयर होती है, एक्सोस्फीयर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इन स्पेयर्स को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में ये वाला पार्ट भी दिया हुआ है कि जो ये है एटमॉस्फेयर की जो स्पेयर्स है इनकी भी अच्छे से बात करनी है। यदि हम इनके कामों की बात करें, इनके रोल्स की बात करें, तो हम ये कहते हैं कि जो ट्रोपोस्फीयर है इसमें ऑल एनवायरमेंटल एक्टिविटीज आर गोन इट, यानी कि इसी में होती है सारी प्रोसेस, ठीक है। क्या होती है, जितनी भी एनवायरमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं, जितनी भी एनवायरमेंट एक्टिविटीज है, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे वो आपके ब्लोइंग ऑफ एयर हो, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि इसके अतिरिक्त जितनी भी चीजें जो एनवायरमेंट में सुनामी आ रही है, ठीक है, बाढ़ आ रही है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपके यहीं पे होती है, ट्रोपोस्फीयर में ही होती है, ठीक है।
तो इस चीज का ध्यान आप रखोगे। एनवायरमेंट एक्टिविटीज, या मैं कह सकता हूं कि मौसम से संबंधित एक्टिविटीज, वेदर एक्टिविटीज, ठीक है, मौसम ना लिखकर वेदर लिखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, वेदर एक्टिविटीज ये यहाँ पर देखने को मिलती है। ट्रोपोस्फियर की एक खास बात ये भी है कि इसमें जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, अपवार्ड जो होते हैं, उसके साथ में ही टेम्परेचर लॉस होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, और डिक्रीज कितना होता है, तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से क्या होता है, डिक्रीज होता है टेम्परेचर। यानी कि जैसे जैसे हम 1 किलोमीटर मान लो हम ऊपर आ गए तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर हम 1-2 किलोमीटर पर गए तो 6 और कम हो जाएगा। यानी कि लगभग 5-6 किलोमीटर ऊपर जाने का मतलब यह है कि आपका टेम्परेचर लगभग 0 के समथिंग हो जाएगा। आई बात समझ में, ये चीज देखने को मिलती है। इसके बाद में स्ट्रेटोस्फीयर में एक ध्यान रखने वाली और इंपॉर्टेंट बात है ओजोन लेयर। क्या है, ओजोन लेयर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर फॉर यानी कि हमारे लिए, अस, ठीक है। It is very important for us. Why? Because it is absorb, जो आपके हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, क्या करती है, अल्ट्रावायलेट जो रेज है उनको एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, ओजोन लेयर का होता है। ठीक है, इस चीज को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। इट इज वेरी हेल्पफुल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस because it is absorb अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि अल्ट्रावायलेट रेज आ कहां से रही है, तो ये सूर्य से आती है, जो सन होता है उससे आती है। ठीक है, और उसको ये एब्जॉर्ब करने का काम करती है। नॉर्मली इट इज जो ये है, इसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 एटम मिलकर क्या बनाते हैं, ओजोन का एक एटम तैयार करते हैं, एक अणु बोल सकते हैं उसको। ठीक है, मॉलिक्यूल तैयार करता है, तो वो चीज होती है। मेसोस्फीयर की हम बात करें, ठीक है, तो इसमें आपके अधिकतर क्या होता है, जो ये हवाई घटनाएं हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं कि एरोप्लेन्स का उड़ना, ठीक है, ये सारी घटनाएं कहाँ होती है, एयर जो आपके होती है। ठीक है, उसमें यहाँ पर आपके सारी चीजें एरोप्लेन्स का उड़ना, ये सारा इसी में होता है। इसके अलावा आइनोस्फीयर होता है, आइंस ज्यादा पाए जाते हैं। एक्सोस्फीयर होता है, ये बिल्कुल बाहर वाला है, इसमें एटमॉस्फेयर का ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो हमारे लिए जो है ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नीचे वाली, इनकी हम बात करेंगे। इसके बाद में बचता है, ठीक है, इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे, हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे। हाइड्रोस्फीयर हम ये कहते हैं कि जो आपका हाइड्रोस्फीयर होता है, इट इज कवर ऑलमोस्ट 71 पार्ट ऑफ आवर अर्थ। ठीक है, अर्थ का लगभग 71% पार्ट कौन कवर करता है, वाटर कवर करता है। ठीक है, जो आपके सी होते हैं, ओशंस होते हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे वाटर के ही सोर्स हैं। ठीक है, ये सारे हाइड्रोस्फीयर में ही आते हैं। आगे बात समझ में, तो 71 पार्ट हो गया। इसके अलावा चाहे ओशियंस की बात कर लो, ठीक है, चाहे सी की बात कर लो, इसके अलावा रिवर की बात कर लो, जो आपके हम ये कहते हैं जितने भी सोर्स है, इसके अलावा पानी के जितने भी सोर्स हैं, वो सारे क्या होते हैं, हाइड्रोस्फीयर के ही पार्ट होते हैं, वो हाइड्रोस्फीयर ही होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है लिथोस्फीयर। क्या आ गया, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के लिए हम ये कहते हैं इट इज कवर ऑलमोस्ट 30 या 29% एरिया ऑफ आवर अर्थ। ठीक है, अर्थ का लगभग कितना परसेंट कवर करता है, ये लगभग 30% या 29% एरिया कवर करता है। और बायोस्फीयर इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सर्वाइव। ठीक है, वो आपका क्या होता है, बायोस्फीयर होता है। बात समझ में आई। तो ये सारी चीजें आपके किससे रिलेटेड है, ये सारी चीजें आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब एक एक करके इस टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से,
एटमॉस्फेयर इज ए लेयर ऑफ गैसेज, ठीक है। एटमॉस्फेयर से पहले भी हम यहाँ पर थोड़ी सी बातें और करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेगमेंट ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ इन्फ्लुएंस लाइफ ऑन अर्थ। यदि हम बात करें तो एनवायरमेंट में कई प्रकार की चीजें हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहली बात तो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, और इट इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, रादर देन वाटर हो, रादर देन एयर हो। ये सारी चीजें क्या है, आपके किसके लिए जरूरी है, लाइफ के लिए जरूरी है, ठीक है। किसके लिए, लाइफ के लिए जरूरी है। इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सेगमेंट। हम इसको निम्न भागों में बांट सकते हैं, कुछ भागों की हम बात करेंगे। सबसे पहले एटमॉस्फेयर, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो गैसेस लेयर ऑफ सराउंडिंग द अर्थ, जितनी भी गैसेस लेयर है जो आपके पृथ्वी के आसपास में चारों ओर नजर आ रही है, ठीक है। ये आपके अर्थ है, अर्थ के चारों ओर सबसे पहले क्या नजर आता है, सबसे पहले आपको जो है ट्रोपोस्फियर नजर आता है, ठीक है। इसके बाद में हम ये कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर नजर आता है, ठीक है। इसके बाद में मीजोस्फियर नजर आता है, ठीक है। इसके बाद में आपको आइनोस्फियर नजर आता है। तो ये जो सराउंडिंग्स है चारों ओर की, और ये जो सारी गैसियस लेयर है, यही आपके क्या होती है, यही आपके एटमॉस्फेयर होता है। असेंशियल फॉर सुटेबल वो सस्टेनिंग लाइफ, ये क्या होती है, असेंशियल होती है लाइफ के लिए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो कंपोजिशन है इसका आप जरूर ध्यान रखोगे। कंपोजिशन में नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रख लेना, ये जो गैसेज है ना, अदर गैसेज, इनमें हम ये कहते हैं कि CO2 जो गैस होती है वो 0.03% होती है, ठीक है। और अदर जो गैसेज है वो आपके जितनी बचती है 0.9% के समथिंग ये बचती है, ये सारी क्या होती है, आपके अदर गैसेज होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 0.03% CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं फंक्शन, प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है, रेस्पायरेशन के लिए जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करवाता है। दोनों चीजें, दोनों प्रोसेस ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आर वेरी एसेंशियल, ठीक है। और बोथ आर कंडक्टेड टू एटमॉस्फेयर, ठीक है, बिकॉज एटमॉस्फेयर गिविंग ऑक्सीजन एंड गिविंग CO2 गैस। ये ध्यान आप रखोगे। प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन, ठीक है। ये क्या करती है, दूसरी बात, सोलर रेडिएशन से हमें बचाती है। अभी हमने बात की थी ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर आर एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक रेज, also known as ultraviolet rays, ठीक है, that is come from sun, ठीक है। सन से वो आती है और उनको हम क्या कर लेते हैं, जो लेयर्स होती है ओजोन लेयर, वो क्या कर लेती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद में आता है रेगुलेट अर्थ एटमॉस्फेयर, वो टेम्परेचर। ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम करता है। इस चीज को समझना, कैसे रेगुलेट करता है। हम ये कहते हैं कि ये आपकी जो अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ के चारों ओर एक एनवायरमेंट है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में कई प्रकार की जो है गैसेज है। यदि हम सबसे पहले बात करें कि जो आपका ट्रोपोस्फियर है उसकी बात करें, तो ट्रोपोस्फियर में एक तो नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और एक CO2 गैस है। ये जो गैसेज है इनका नेचर, इसमें से मुख्य रूप से जो CO2 गैस है, जैसे ही जो सूर्य की रेज आती है, किरणें आती है, ठीक है, जैसे ही किरणें आती है ये यहाँ से एंटर तो कर जाती है, ठीक है, लेकिन पृथ्वी से टकराने के बाद में ये वापस से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, इट इज रिफ्लेक्टेड। और जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस ऊपर आती है तो CO2 गैस द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। CO2 गैस द्वारा क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जिससे ओवरऑल जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ओवरऑल जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इसी की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर जो टेम्परेचर है उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है।
यदि टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो भी हमारे लिए जो है नुकसानदायक है, और यदि टेम्परेचर कम हो जाता है तो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, बिकॉज लो टेम्परेचर में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कई चीजें हैं जो टेम्परेचर होना उनके लिए बहुत जरूरी है, चाहे प्लांट ग्रोथ हो, ठीक है, चाहे वो एंजाइमेटिक प्रक्रियाएं हो, एंजाइम प्रोसेस हो, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस हो, रेस्पिरेशन हो, इन सब के लिए एक लिमिटेड टेम्परेचर होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। यहाँ पर कुछ मेजर कंसर्न देखने को मिलते हैं, इन कंसर्न्स की हम बात करेंगे जब हम पोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, जब हम पोल्यूशन या प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट से भी नेक्स्ट पोर्शन रहेगा, उसमें हम चर्चा करेंगे एयर पोल्यूशन की, ओजोन डिप्लेशन की, क्लाइमेट चेंज की, इन सब की हम वहां पर चर्चा करेंगे, वहां पर हमारी जो है वार्ता होगी। स्पेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की हम बात कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर के स्पेयर्स की बात करें तो एटमॉस्फेयर इज ए लेयर ऑफ गैसेज सराउंडिंग ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्थ के चारों ओर जो गैसेज होती है वो अलग अलग लेयर्स में होती है। ठीक है, अलग अलग लेयर्स में पाई जाती है। डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्पेयर्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रूल्स। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके आधार पर हम उनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ईच लेयर हैज डिस्टिंक्ट फंक्शंस हेल्प टू सस्टेन लाइफ एंड रेगुलेट एनवायरमेंट कंडीशन। जो प्रत्येक आपकी जो है स्पेयर्स है, जो लेयर है, वो इस एक स्पेसिफिक वर्क करती है, एक स्पेसिफिक काम करती है जो कि जरूरी होता है लाइफ के लिए। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फियर की। जो पहली लेयर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रोपोस्फियर। दिस इज लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की बिल्कुल सबसे नीचे वाली लेयर है। ये मान लो आपके अर्थ है, अर्थ में यहाँ पर सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, लोवेस्ट लेयर एटमॉस्फेयर, एक्सटेंडिंग अप टू 8 to 18 किलोमीटर। इसके जो ये आपके हम कह सकते हैं कि जो हाइट होती है वो 8 to 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से। ठीक है, यह चीज आपके ध्यान रखोगे। इसके बाद में बात करता है, यहाँ पर वेदर फिनोमेना देखने को मिलता है, वेदर एक्टिविटीज यहाँ पर होती है, चाहे रेन हो, स्टॉर्म हो, स्नो हो, ऑकर इन दिस लेयर। अधिकतर जो वेदर से रिलेटेड जो चीजें हैं, ठीक है, वो कहाँ पर होती है, वो आपके यही ट्रोपोस्फियर में ही होती है। इसके बाद में टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, और यही कारण है कि स्नोफॉल आपको कहाँ देखने को मिलता है, हिमालय रीजन में स्नोफॉल देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर क्या हो गया है, टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, वहां पर क्योंकि काफी ऊपर होता है। ठीक है, अब इतना ऊपर है तो वहां पर क्या है, जो टेम्परेचर है काफी लो है, और उसकी वजह से वहां की जो एयर है वो क्या हो चुकी है, वहां की एयर में जो आपके जल है, पानी है, वो बर्फ के रूप में बदल चुका है, इसलिए स्नोफॉल होती हुई नजर आती है। और इसकी जो रेट होती है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से, जैसे जैसे हम एक एक किलोमीटर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे 6.5 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद में कंटेन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन देखने को मिलती है, एसेंशियल फॉर लाइफ, जो कि जीवन के लिए जरूरी होती है। जेट स्ट्रीम्स और वेदर पैटर्न यहीं पे फाउंड होते हुए नजर आते हैं, यहीं पे होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये वेदर फिनोमेना की तो हमने पहले बातें भी की थी कि वेदर फिनोमेना आपके कहाँ होते हैं, ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। ठीक है, तो जितनी भी वेदर एक्टिविटीज है वो आपके क्लाइमेट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो एटमॉस्फेयर में ही होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर का मतलब क्या होता है, तो ट्रोपोस्फियर को मैंने पहले भी स्ट्रेप्टोस्फियर को मैंने बताया था कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है ओजोन लेयर। ठीक है, क्या होती है, ओजोन लेयर होती है, और इट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस बिकॉज इट इज एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन। सन से आने वाली जो हार्मफुल आपके अल्ट्रावायलेट रेज है, जिनको हम यूवी रेज कहते हैं, ठीक है, वो रेज उन किरणों को एब्जॉर्ब करने का काम ओजोन
परत का है, ओजोन जो लेयर है उसका है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड ड्यू टू द ओजोन एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन के साथ में ही क्या होता है, जो है आपके सोलर रेडिएशन को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब होने की वजह से इसमें टेम्परेचर आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आता है, ठीक है। क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यहाँ पर आइडियल फॉर एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स, जितनी भी आपके एयरक्राफ्ट्स होते हैं, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो और कोई भी चीज हो, यदि उड़ने वाली कोई चीज है, हवाई यात्रा से संबंधित कोई चीज है, तो वो आपके कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में ही होती है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबल कंडीशन देखने को मिलती है, मिनिमम टर्बुलेंस होता है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है। मौसमी परिघटनाएं वहां पे होती नहीं है, मौसम से संबंधित कोई क्रिया वहां पे होती नहीं है, तो फिर डिस्टर्ब कौन करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए वहां पर ये फ्लाइट्स क्या होती है, चलती है, ठीक है। यह चीज आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आगे बात करते हैं मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर अबाउ द अर्थ। अर्थ से ऊपर कितना देखने को मिलेगा, 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक ऊपर क्या रहेगा, आपका मीजोस्फीयर रहेगा। इसका क्या जो है आपके फीचर्स देखने को मिलते हैं, या क्या इसमें मुख्य जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है, उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कूलेस्ट लेयर ऑफ अर्थ है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की सबसे कूलेस्ट लेयर है, सबसे ठंडी है। और कितनी ठंडी है, तो टेम्परेचर ड्रॉपिंग -90 डिग्री सेंटीग्रेड, -90 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज वेरी कूल एंड वेरी कोल्ड, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है मीटेरोइड्स और शूटिंग स्टार्स बर्न अप इन दिस लेयर ड्यू टू द फ्रिक्शन। जो आपके, जिसको हम बोलते हैं उल्का पिंड, ठीक है, बाहर से आने वाली जितनी भी चीजें हैं, जिनको जो अर्थ है वो ग्रेविटी के कारण क्या करती है, अपनी ओर खींचती है, वो यहाँ आकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यहाँ आकर टूट जाते हैं, ठीक है। जितने भी, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, चाहे वो चट्टान हो, कोई सी भी चट्टान हो, वो यहाँ आकर क्या हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में क्या होता है, वो टकराकर इन चीजों से बिखर जाती है, तो यहाँ पर नहीं पहुंच पाती है पृथ्वी पर, ठीक है। तो ये फिनोमेना भी यहाँ पर ही होता है। वेरी लो एयर डेंसिटी एंड प्रेशर, प्रेशर बिल्कुल कम है, डेंसिटी भी बिल्कुल कम है, क्योंकि एयर बहुत कम है यहाँ पर, ठीक है। अधिकतर जो एयर्स है वो सबसे नीचे वाले जो अपना ये है स्फीयर है, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रोपोस्फीयर। इस ट्रोपोस्फीयर में CO2 और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा मिलती है, यानी कि हाई डेंसिटी जो स्फीयर है वो आपका कौन सा है, सबसे नीचे वाला, जिसको हम ट्रोपोस्फीयर कह रहे हैं, वो हाई डेंसिटी है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाते हैं थर्मोस्फीयर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, थर्मो विच मीन्स हाई टेम्परेचर, ठीक है। थर्मो विच मीन्स हाई टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर देखो आप, ये लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर होता है। कितना है दोस्तों, 1500 डिग्री, काफी ज्यादा होता है। हर चीज जो है इसमें जल जाती है, अधिकतर चीजें, तो ये देखने को मिलता है। इसकी जो है हम इसकी बात करें भाई कितनी लेंथ होती है, तो ये 80 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। तो काफी ज्यादा होता है। एक चीज और नोटिस करना आप, जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे ये इन लेयर्स की जो ये आपकी ये लेंथ है, ये भी बढ़ती रहती है। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में 8 to 18 किलोमीटर की बात की थी, ठीक है। फिर 18 to 50 किलोमीटर की बात की, फिर 15 to 80 किलोमीटर की बात की, ठीक है। यहाँ पर 50 to 80 किलोमीटर यहाँ पर मीजोस्फीयर में। अब देखो थर्मोस्फीयर में आपको 18 to 500 किलोमीटर, ठीक है, 80 to 500 किलोमीटर, ये बहुत ज्यादा होती है। और इसके अलावा जब हम आगे और बात करेंगे एक्सोस्फीयर की, तो यहाँ पर आपको लगभग जो है 500 से लेकर 1600 किलोमीटर, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा होती है। हम जो एंड ऑफ एटमॉस्फेयर मानते हैं ना, वो 1600 किलोमीटर मानते हैं। कितना मानते हैं, 1600 किलोमीटर के। यहाँ पर जाकर हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। इससे ऊपर फिर क्या हो जाता है, जो हम कहते हैं अंतरिक्ष, ठीक है, वो अंतरिक्ष आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। एटमॉस्फेयर कितना है, लगभग 1600 किलोमीटर के पास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम बातें कर रहे थे, सबसे पहले
इसके क्या फिनोमेना है थर्मोस्फीयर के, तो थर्मो जैसे कि टेम्परेचर से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको हम कहते हैं राइज शार्पली टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है शार्पली राइज होता है और कितना चला जाता है, लगभग आपके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे भी ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद में हम ये कहते हैं कि इसमें क्या होता है, एक आइनोस्फीयर भी होता है, ठीक है। आइनोस्फीयर का मतलब होता है ये जो आपके हम कहते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो गई, ये गैसियस फॉर्म में नहीं होते हैं, इसमें काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो देखने को मिलेंगे ना वो H+ के रूप में, ठीक है, H- के रूप में, ऑक्सीजन माइनस के रूप में, इस प्रकार से आयनिक फॉर्म में चीजें देखने को मिलती है। हाई टेम्परेचर है इसलिए कोई भी एटम जो होता है, जो टेम्परेचर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और टूट जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर भी ये क्या होते हैं, एटम्स आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं और अधिकतर चीजें इसमें क्या होती है, आयनिक फॉर्म में होती है। जितने भी एटम्स होते हैं वो किस में होते हैं, आयनिक फॉर्म में होते हैं। और ये आपके जो हम जिसके टावर्स की बात करते हैं, टेलीफोन की बात करते हैं, ये वहां से ही होती है रेगुलेट, ठीक है, क्योंकि वहां पर आयनिक फॉर्म होती है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में कम्युनिकेशन सिग्नल्स के लिए क्या जरूरी होता है, कम्युनिकेशन सिग्नल्स के लिए आपके थर्मोस्फीयर जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, रेडियो वेव्स है, इसमें जो है आइंस है और इन आइंस से क्या निकलती है, रेडियो वेव्स निकलती है जो कि कम्युनिकेट करती है, चीजों को आगे पहुंचाने का काम करती है। ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाता है नॉर्थर्न और साउथर्न लाइट्स, ठीक है, ये occur in region of the charged particle from the sun interact with earth magnitude। तो अर्थ का जो मैग्नेट्यूड होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना कि अर्थ एक तरफ से जो है प्लस की तरफ है और एक तरफ से माइनस की तरह काम करती है, ठीक है, तो ये जो मैग्नीट्यूड डेवलप होता है ये भी इसी स्पेयर्स की वजह से होता है। ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में सबसे ऊपर वाली आ जाती है जिसको हम कहते हैं एक्सोस्फीयर, ठीक है, और ये जो आपकी एक्सोस्फीयर है ये 500 से लेकर यहाँ पर लगभग हम 1600 मान के चलते हैं, ठीक है, 10,000 किलोमीटर। वैसे हम कोई एंड फिक्स नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर का, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे उतना ही हमें स्पेस नजर आएगा, ऊपर स्पेस आ जाएगा, तो उसको भी हम माप सकते हैं मापने में तो, लेकिन हम 1600 किलोमीटर लास्ट मानते हैं किसको, एटमॉस्फेयर को, कि 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर होता है। तो इसको आप जो है 500 से लेकर 1600 यहाँ पर ये मान सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसके फीचर क्या है, तो यहाँ पर कुछ खास बातें होती नहीं है, ये जो क्योंकि गैसें वहां पर बिल्कुल कम है, ठीक है, तो जो लेयर होती है वो बिल्कुल पतली हो जाती है। पतली का मतलब है वहां पर डेंसिटी, जो गैसेज की डेंसिटी होती है वो बिल्कुल डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये चीज आप ध्यान रख लेना। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट जो स्फीयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रो विच मीन्स वाटर, ठीक है। तो वाटर आपका क्या है, अभी मैंने एक बात बताई थी कि लगभग 71% ऑफ अर्थ, 71% ऑफ अर्थ इज एज ए वाटर, ठीक है, यानी कि पानी से ही अधिकतर चीजें बनी हुई है और पानी चारों ओर लगभग 71% एरिया में जो है पानी कवर किए हुए है। जितना भी हम सी देखते हैं, महासागर देख लिया, ठीक है, जो हम सागर देखते हैं, नदियां देखते हैं, रिवर्स को, इसके अलावा जो आपके लेक्स होती है उनको देखते हैं, ये सारे क्या होते हैं, पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें ओशियंस देखने को मिलते हैं, महासागर, रिवर्स देखने को मिलती है, लेक्स देखने को मिलती है, ग्राउंड वाटर, ठीक है, ये भी इसी में आता है, ग्राउंड वाटर भी हाइड्रोस्फीयर में आता है। ग्लेशियर्स, जहां पर बर्फ बिल्कुल जो है जम चुकी है उस एरिया को भी हम हाइड्रोस्फीयर के रूप में जानते हैं। और वाटर वेपर जो कि आपके एनवायरमेंट में है, ठीक है, एनवायरमेंट में गैसेज के अलावा वाटर वेपर भी देखने को मिलती है और ये भी होती है। तो ये आपके क्या है, ये आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है इट कवर 71% ऑफ अर्थ सरफेस, ये बात हम कर चुके हैं, ये लगभग 71% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करता है, ठीक है। तो जो 29% है वो कौन कवर कर रहा है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, लिथोस्फीयर, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। सपोर्ट एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ का मतलब हो गया जो पानी में रहने वाले जीव है उनकी लाइफ को सपोर्ट करने का काम किसका है,
हाइड्रोस्फीयर का है, ठीक है। इसके अलावा एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। रेगुलेट क्लाइमेट, जो आपके ओशंस के द्वारा, वाटर साइकिल द्वारा, क्योंकि क्लाइमेट रेगुलेट होती है, जो आपके महासागर होते हैं उनमें से पानी वेपराइज होता है, ठीक है। वेपराइज होकर ये कहाँ पे आता है, आपके लिथोस्फीयर पे आता है, और वहां पर आकर रेनफॉल होती है, बारिश होती है, फिर वहां से जो है नदियों के द्वारा बहता हुआ वापस से महासागरों में जाकर मिल जाता है। तो ये जो वाटर साइकिल है, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वाटर साइकिल बोल रहे हैं। और ये जो वाटर साइकिल है इसको रेगुलेट करने का काम भी किसका है, इसको रेगुलेट करने का काम भी आपका हाइड्रोस्फीयर का ही होता है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर की हम बात करें तो इट इज सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ के चारों ओर की एक सॉलिड लेयर है। इट इज कवर ऑलमोस्ट 29% ऑफ अवर अर्थ, अर्थ का जो सरफेस एरिया है उसका 29% ये क्या करती है, कवर करती है। और इसी 29% में हम एग्रीकल्चर भी करते हैं, इसी में हम अदर जो है कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं, माइनिंग भी करते हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन भी करते हैं। ये सारे जितने भी काम हो रहे हैं वो इसी 29% में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज भी, क्योंकि एरिया जो है पानी का ज्यादा है, हाइड्रोस्फीयर का ज्यादा है, और लिथोस्फीयर का कम होता है। तो कम एरिया में भी ज्यादा काम, चाहे वो फॉरेस्ट से संबंधित हो, फॉरेस्ट उग रहे हैं, ठीक है। अधिकतर जो है जंगल वाली चीजें जिनको हम फॉरेस्ट के रूप में जानते हैं वो यहाँ पर ही उगे हुए हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी काम है, क्योंकि एग्रीकल्चर कहाँ होती है, ठीक है, लैंड पे होती है, और लैंड आपका इसी का पार्ट है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो काम है वो भी यहाँ पर हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो सभी चीजों को सपोर्ट करने का काम किसका है, लिथोस्फीयर का है। इसके बाद में हम कहेंगे इसमें सोइल आ जाती है, इसमें रॉक्स आ जाती है, इसमें मिनरल्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें इसमें आती है। प्रोवाइड हैबिटेट, नेचुरल रिसोर्स एंड सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ये बातें मैंने बताई दी आपको। एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, नेचुरल रिसोर्स के लिए जरूरी है, और हैबिटेट रहने के लिए, चाहे कोई से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सभी के रहने के लिए लिथोस्फीयर जरूरी होता है, ठीक है। इसके बाद में सोर्स ऑफ मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जैसे पेट्रोलियम जो होता है वो हम कहाँ से निकालते हैं, वो हम अंदर मिट्टी से ही निकालते हैं, ठीक है, इसी लिथोस्फीयर से निकाल रहे हैं। तो चाहे फॉसिल फ्यूल हो चाहे मिनरल्स हो, उनके लिए लिथोस्फीयर जरूरी होता है, वहां से ही हम निकाल रहे हैं। इसके अलावा सपोर्ट प्लांट लाइफ, सॉइल फर्टिलिटी के रूप में प्लांट लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। एक्ट एज ए फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हमारा सेटलमेंट की बात हो, ठीक है, हमारे रहने की बात हो, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ये सब लिथोस्फीयर पे ही डिपेंड है, ठीक है। इसके बाद में बचता है बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर क्या है, तो मैंने कहा था ये जो है आपके ऐसा जोन है जिसमें मुख्य रूप से लाइफ है, ठीक है। जहां पर भी लाइफ है, चाहे वो माइक्रोब्स के रूप में हो, चाहे प्लांट्स के रूप में हो, चाहे एनिमल्स के रूप में हो, यदि कहीं पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इट मींस इट इज बायोस्फीयर, ठीक है, इट मींस इट इज ए बायोस्फीयर। तो इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जोन ऑफ लाइफ इंक्लूड ऑल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी क्या होते हैं, आपके बायोस्फीयर को बताने का काम करते हैं। इसके बाद में आ जाता है एग्जिस्ट विद इन, यहाँ पर ध्यान देना है, ये किस में रहते हैं, तो एटमॉस्फेयर हो, लिथोस्फीयर हो या हाइड्रोस्फीयर हो, तीनों चीजों में यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब वो क्या है, बायोस्फीयर है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं जो मेरीन लाइफ है, आपके समुद्र में जो जीव है वो सारे बायोस्फीयर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अर्थ पे रहने वाले जो स्फीयर है आपके लिथोस्फीयर, उस पे रहने वाले जीव क्या है, वो भी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी बायोस्फीयर में ही आते हैं। इसके बाद में मेंटेन इकोलॉजिक बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं, सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी एंड फूड चेन एंड रेगुलेट नेचुरल साइकिल, जो आपका नेचुरल साइकिल कौन कौन से, चाहे कार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, इनका जो साइकिल होता है, जैसे मैंने वाटर के लिए बताया था आपको, वाटर सबसे पहले क्या होता है, सीड से इवापोरेट होता है, जो आपके समुद्र है वहां से इवापोरेट हुआ, उसके बाद में ये रेनफॉल के रूप में कहां पर आया, लिथोस्फीयर पर आया, ठीक है। तो ये एक वाटर का एक साइकिल बन गया। उसी प्रकार क्या होता है, जैसे कि कार्बन है तो ये CO2 के रूप में यूज होगा प्लांट्स में, ठीक है, क्या होगा, प्लांट्स में CO2 के रूप में यूज होगा, प्लांट से इसको एनिमल लेंगे,
ठीक है, एनिमल इसका यूज करेंगे और इसको वापस से किस में चेंज कर देंगे, CO2 के रूप में चेंज कर देंगे। इसके अलावा जो ऑक्सीजन होता है वो प्लांट से क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। या तो CO2 का यूज कर रहे थे और यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, इस ऑक्सीजन का ह्यूमंस वापस से यूज करते हैं और CO2 प्रोड्यूस कर देते हैं। इस प्रकार से जो ये साइकिल है ये चलता रहता है, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है, ये चीज देखने को मिलती है। और यहाँ पर फिर आपके सारी चीजें कंप्लीट भी हो जाती है। ये जो नेक्स्ट है आपका नेचुरल रिसोर्स, इसमें हम सभी प्रकार के रिसोर्स की बात करेंगे, चाहे वो फूड रिसोर्स हो, चाहे वो पेट्रोलियम से संबंधित या एनर्जी रिसोर्स हो, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड रिसोर्स हो, ये सारी चीजें जो है हम चर्चा करेंगे रिसोर्स के रूप में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है। ये जो टॉपिक था ये आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड और एनवायरमेंट के जो सेगमेंट है उससे रिलेटेड हमने सारा फिनिश कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, दूसरा टॉपिक फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।